आज फर्स्ट पेपर का टॉपिक, आज दो टॉपिकों पे चर्चा होगी। पहला तो होगा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण और दूसरा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इन दोनों टॉपिकों में से यूजीसी में प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण देखिए, 3 क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र में, दूसरा भावात्मक क्षेत्र में और तीसरा मनोक्रियात्मक क्षेत्र में या मनश्चालक क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्र हैं और ये वर्गीकरण जिसने दिया था उस महोदय का नाम है ब्लूम महोदय का ये वर्गीकरण है। तो पहले तो हम आज इस पे बात करेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र क्या है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जो यूजीसी में आता है वो है क्रम, और क्रम में आपको दे देगा जिस तरह से आपको क्रम ही इसको मेन पहचानना रहता है, और बाकी चीज़ें आप तो देखते ही देखते समझ जाएंगे कि वास्तव में है क्या। देखिए, ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है वो शुरू किससे होता है? ज्ञान का आरंभ, अब देखिए ज्ञानात्मक क्षेत्र का आरंभ किससे होगा? ज्ञान से। जब आपको कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मान लीजिए आप कुछ जान गए, तो आप उसे क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। आप जान गए, फिर क्या करेंगे? समझेंगे। जब समझ लेंगे थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ज्ञान बोध के बाद आपको क्या करना चाहिए? जब आप किसी चीज़ को जान गए, समझ गए, इसके बाद आप उसका क्या करने लगेंगे? उपयोग। ठीक। अब जब आप उपयोग भी करने लगे तो अब इसी चीज़ का क्या होगा? किसी के द्वारा या आपके द्वारा भी क्या होगा? विश्लेषण, की सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। विश्लेषण के बाद आप संश्लेषण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। और संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। पहले ध्यान से देखिए, ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले ज्ञान, आपको कोई चीज़ जानने को मिलेगी, जानने के बाद आप उसे समझेंगे, यानी कि बोध होगा। बोध के बाद आप उसका उपयोग करने लगेंगे। उपयोग करने के पश्चात विश्लेषण होगा, विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण होगा और संश्लेषण के पश्चात मूल्यांकन होगा। और जब मूल्यांकन हो जाएगा, ये तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जब मूल्यांकन आपका हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि आपके अंदर क्या आ गया? सृजनात्मकता। तो मूल्यांकन से ही बड़ा क्या है? सृजनात्मकता। तो अब मैं इसको ठीक से ही लिख दे रहा हूं, लेकिन जो समझाना था वो चीज़ें बस यही है कि जो इसका ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसमें आपको ये 5 बातें याद कर लेनी है। देखिए, ये स्टार्ट हुआ किससे? ज्ञान से। फिर आएगा बोध पे, बोध के बाद उपयोग, उपयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण, संश्लेषण के पश्चात मूल्यांकन, और मूल्यांकन होने के बाद आपके अंदर क्या विकसित हो जाएगा? सृजनात्मक क्षमता। तो ये ज्ञानात्मक शिक्षण का है। इसका अगर पूछ देगा कि चरम स्तर क्या है? मूल्यांकन। प्राथमिक स्तर क्या है? ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या मिलेगा? ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद उपयोग, उपयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। तो ये हो गया ज्ञानात्मक क्षेत्र। अब ज्ञानात्मक क्षेत्र के बाद जो आपका आता है भावात्मक क्षेत्र। एक चीज समझिए, भाव, जो भावात्मक क्षेत्र है इसका चरम क्या होगा? चरित्र निर्माण। ध्यान दीजिएगा, इसका अंतिम क्या होगा? चरित्र निर्माण। कि आप किसी की तरह भाव विकसित कर रहे हैं, उसी की तरह अपने चरित्र को बना भी लिए, तो आपका ये शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज लेनी चाहिए? ग्रहण। आप इसे भाव ग्रहण या आग्रहण कह सकते हैं। इसका पहला स्टेप हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाव ग्रहण की बात करेंगे या आग्रहण की। इसके बाद प्रतिक्रिया, भाव ग्रहण हुआ, उसी की तरह प्रतिक्रिया करने लगे। फिर प्रतिक्रिया करके क्या होगा? आकलन, कैसी प्रतिक्रिया है। फिर अगर सही चल रही है आकलन में तो उसका हम क्या कर लेंगे? संयोजन। उसका जितने प्रतिक्रियाएं हैं सबका क्या करेंगे? संयोजन कर लेंगे, समन्वयीकरण कर लेंगे, और अंत में क्या करेंगे?
निरूपण कर देंगे। निरूपण को ही हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, जिससे चरित्र निर्माण। मान लीजिए कि आपको गांधी जी बनना है, तो सबसे पहले उनके जैसे भाव, उन्हीं की तरह प्रतिक्रिया, अब आकलन करेंगे कि उनकी तरह चल रहा है कि नहीं, सत्य उन्हीं की तरह बोल रहे हैं कि नहीं। फिर जितने उनके संप्रत्यय थे उनको हम क्या करेंगे, संयोजित करेंगे, और अंततः गांधी जी की तरह बन जाएंगे। तो ये हो गया भावात्मक। अब इसके पश्चात जो आता है मनोक्रियात्मक, इसमें क्या चीजें हैं, इसमें सबसे पहले प्रतिरूपता की बात होती है। प्रतिरूपता कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई कुशल व्यक्ति है, उसी को देखना सबसे पहले, वो जिस प्रकार जो चीज कर रहा है उसकी तरह हाव भाव, जितनी भी चीजें हैं कुशल व्यक्ति से। इसके बाद कार्य साधना, उसी की तरह कर्म करना, कार्य करना। इसके बाद जब आप पहले देखिए, पहले नकल कर रहे हैं, सिंपल से भाषा में देखिए, फिर उसी की तरह अच्छी तरह से नकल कर रहे हैं, और जब अच्छी तरह से हम नकल करने लगेंगे तो हमारे अंदर क्या आने लगेगी, शुद्धता, जिसे हम परिशुद्धता कहते हैं। सबसे पहले देखे, फिर उसी तरह प्रयोग करने लगे, फिर हमारे अंदर अपने आप एक्यूरेसी आ गई। अब एक्यूरेसी आने लगेगी तो हमारे अंदर क्या होगी, स्पष्ट अभिव्यक्ति होने लगेगी। जब शुद्धता आ जाएगी तो हमारी इस अभिव्यक्ति क्या होगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगी, और उसी के बाद जो हूबहू नकल की बात होती है वो सिद्ध हो जाएगा, प्रकृतिकरण हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान देखिए, जो मनोक्रियात्मक है, इससे आदत निर्माण हो गई हमारी। भाव वाले में चरित्र निर्माण हो रहा था, तो प्रकृतिकरण से हमारा क्या हो रहा है, आदत निर्माण। अगर यूजीसी कभी घुमा करके पूछ दे कि किस शिक्षण उद्देश्य का उच्च अवस्था या अंतिम अवस्था आदत निर्माण है, तो ज्ञान में नहीं होगी, भाव में नहीं होगी, किस में होगी, मनोक्रियात्मक में हो जाएगी। अगर वो पूछ दे कि चरित्र निर्माण किसकी अंतिम अवस्था है, तो ज्ञान में नहीं होगी, मनोक्रियात्मक में नहीं होगी, भावात्मक में हो जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, आप इसको आराम से टैली भी कर सकते हैं। अगर यूजीसी आपसे पूछ दे ज्ञानात्मक में जिस तरह ज्ञान का स्थान है, उसी तरह भावात्मक में किसका स्थान है, आग्रहण का, मनोक्रियात्मक में किसका है, प्रतिरूपता का, इसमें बोध का है तो इसमें प्रतिक्रिया का है, तो इसमें कार्य साधना का है। तो इस तरह से आपको भी मैच करके ये भी आ जाना चाहिए। तो हो सकता है आपको इसमें से कोई सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी, लेकिन इनके स्टेप याद करना जरूरी है। इनके स्टेप से यूजीसी प्रश्न बनाती है, तो इन स्टेपों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब इसके पश्चात शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कूट की भाषा में घुमा फिरा करके पूछते हैं। है बहुत आसान, लेकिन इससे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के बनते हैं। मैं इसमें शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक नहीं बता रहा हूं, न छात्र को प्रभावित करने वाले बता रहा हूं। ये दोनों का मिला जुला रूप है। कहने का मतलब भी, जहां जो शिक्षण लेंगे, इसका मतलब ये छात्र को भी करेगा और शिक्षक को भी करेगा, मतलब दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस कारण को। अब इसको समझिए, देखिए यहां हम लिख रहे हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। और इसको मैं अभी तत्काल बांट दे रहा हूं 3 भागों में। तो ये जो 3 भागों में बंट रहे हैं, इसमें सबसे पहला हम या पर्सनल कारण मान लेते हैं, ठीक, दूसरा बौद्धिक, और तीसरा मनोवैज्ञानिक। ध्यान दीजिएगा, इसको आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, कि छात्र के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। तो इस पर्सनल कारण में हम सामाजिक, संस्थागत, आर्थिक, ऐसे कारण ले सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कारण कम प्रभावित करेगा बौद्धिक कारण से, बौद्धिक कारण कम प्रभावित करेगा मनोवैज्ञानिक कारण से। मतलब सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक मनोवैज्ञानिक है, उससे कम बौद्धिक, उससे कम पर्सनल कारण। तो सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक जो भी कारक है वो इसमें आते हैं। तो एक चीज समझिए कि ये सबसे कम प्रभावित क्यों करता है। जैसे कोई टीचर घर में लड़के जाए लेकिन क्लास में अच्छा पढ़ाए, तो घर में लड़ाई थोड़ी सी प्रभावित करेगी क्लास में, लेकिन वो पढ़ाना चाहेगा तो पढ़ा लेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर उसको पढ़ाना ही नहीं आता तो वो चाह करके भी नहीं पढ़ा पाएगा। और अगर उसका पढ़ाने का ही मन नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारण समझिए, अगर पढ़ाने का ही मन नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं पढ़ाएगा। तो सबसे बड़ा कारण ये है, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये कारण होगा।
तो सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक जितनी भी चीज़ें हैं समाज में, आपको सही पता है, वर्ण भेद, जाति प्रथा वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं सब इसी के अंतर्गत आएंगी, और ये सबसे कम प्रभावित करती हैं। इसीलिए बार बार शिक्षा में कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान। कारण क्या है? सामाजिक रूप से उनकी अवस्थाओं को कोई बहुत बड़ा कारक नहीं माना जाता। अब आते हैं बौद्धिक कारण में। बौद्धिक कारण में क्या होता है? सबसे पहला कारण है ज्ञान का सामान्य स्तर होना। किसी भी टीचर या छात्र के लिए सबसे बेसिक बात क्या होती है? उनके अंदर ज्ञान का एक सामान्य स्तर हो। सामान्य स्तर इसलिए कह रहे हैं कि एक बेसिक स्तर होना चाहिए जहां से वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। सबसे पहली बात, जैसे कक्षा 10 में किसी कक्षा 2 के बच्चे को नहीं बैठाया जा सकता, कारण ये होगा कितना भी अच्छा टीचर होगा उसे नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होगा? ज्ञान का सामान्य स्तर। इसी तरह इसको टीचर पे अप्लाई कर लीजिए। किसी कक्षा 5 तक के प्राइमरी के टीचर को डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जा सकता, कारण वही है ज्ञान का सामान्य स्तर होना। दूसरा, सामंजस्य। बौद्धिक स्तर में एक दूसरा कारक है सामंजस्य स्थापित करना। शिक्षक के अंदर ये गुण अवश्य होना चाहिए कि वो परिस्थिति और बाकी वातावरण से कक्ष में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखता हो। ये भी उसकी बौद्धिक सूझबूझ के आधार पर ही होता है। इसके बाद तर्क और अनुभव। ये टीचर और शिक्षण के लिए बहुत बड़ा गुण है, तर्क और अनुभव, कि किसी चीज़ को सही सिद्ध करना और अनुभव, एक्सपीरियंस। आप लोग कहते हैं कि जिस टीचर के पास जितना अधिक एक्सपीरियंस होता है वो उतना अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकता है, कारण वो जानता है कि किस बच्चे को किस प्रकार की समस्या है, उसका निदान किस प्रकार करना है। ये उसके बौद्धिक कारण में आते हैं। इसके अलावा आप उसके बाकी चीज़ों को भी ले सकते हैं। संप्रेषण कौशल, ये भी एक बहुत ही अच्छा गुण है। वैसे संचार में इसकी चर्चा होती है, लेकिन संप्रेषण कौशल, टीचर के पास बहुत ही ज्ञान हो लेकिन वो बोल ही ना पाए तो शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा कारक माना जाता है। तो बौद्धिक के अंतर्गत ये 4 कारण आपको याद करने, वैसे है बहुत से कारण, लेकिन ये 4 प्रमुख रूप से ध्यान देने। ज्ञान का एक सामान्य स्तर होना, सामंजस्य स्थापित करना, तर्क और एवं अनुभव, संप्रेषण कौशल, और चाहिए तो विशेषज्ञता को भी ले सकते हैं। विषय विशेषज्ञता, शिक्षक के अंदर ये भी गुण होना चाहिए कि उसे अपने विषय की में क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। तो पहला आपको दिखा कि पर्सनल कारण, ये सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक। दूसरा बौद्धिक कारण। अब जो आने वाला है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। ये सबसे अधिक प्रभावित करता है। चलिए देखिए, मान लीजिए टीचर के अंदर गाने का सामान्य स्तर नहीं है, लेकिन वो पढ़ पढ़ के, उसका पढ़ाने में रुचि रहेगी तो पढ़ पढ़ के आपको पढ़ा देगा। लेकिन अगर उसके अंदर रुचि ही ना हो तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो आपको नहीं पढ़ाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कारण सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसके अंदर किसी की अभिक्षमता, अभिरुचि और अभिवृत्ति, मूल भावनाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मूल भावनाएं कहने का मतलब ये है, और आप एक और चीज़ ले सकते हैं, हीन भावनाएं या हीन ग्रंथियां लिख देता हूं। अब देखिए, चलिए देखिए, किसी के अंदर मान लीजिए कि क्षमता है, अभिवृत्ति, उसने पेशा भी अपना लिया है, लेकिन इसके अंदर रुचि नहीं है तो नहीं पढ़ा पाएगा। अगर मान लीजिए उसके अंदर केवल रुचि है और अभिक्षमता नहीं है और अभिवृत्ति नहीं है, तो वो अपनी अभिक्षमता विकसित कर लेगा, अभिवृत्ति में लग जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कारण में टीचर को या शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण क्या है? अभिरुचि। कि पढ़ने में अगर रुचि है तो भी आप पढ़ेंगे, और पढ़ाने में अगर आपकी रुचि है तभी आप पढ़ाएंगे। तो सबसे जरूरी कारण ये है। अभिक्षमता का मतलब होता है कि उसके अंदर की क्षमता क्या है, ये इसकी बौद्धिक से संबंधित होती है, ये बौद्धिकता से इसके अंदर विकसित होती है, और उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि मुझे, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। अभिवृत्ति मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए पेशा, प्रोफेशन। मूल भावनाएं, मूल भावनाएं जो होती हैं मनोवैज्ञानिकता से जुड़ती है, उसके अंदर की जो मूल भावनाएं हैं कि वो किस प्रकार सोचता है, उसका मनोदृष्टि क्या है, ये सारी मूल भावनाएं। और इसी में एक नकारात्मक कारक है हीन ग्रंथियाँ। हीन ग्रंथियों में एक नकारात्मक कारक आप सभी जानते हैं जो कि टीचिंग के लिए सबसे खराब है, अहम भावना।
इसके आ जाने से शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अहम भावना आने से शिक्षक या छात्र दोनों के अंदर का क्या हो जाती है, अधिगम क्षमता धीरे 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 नष्ट होती है, खत्म हो जाती है। तो ये प्रमुख कारक है शिक्षण को प्रभावित करने की। अब इससे कूट देकर के आपसे प्रश्न पूछता है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों की पहचान कीजिए। तो आपको एग्जाम के समय ध्यान देना है, जो पर्सनल कारण है उसको नहीं लेना है। उसके बाद अगर देखना है कि उसमें बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक कारण कौन से हैं, सबसे पहले आंसर लगाने के लिए आपको बौद्धिक कारण उठाने हैं। वो ना मिले तो सबसे पहले आपको आंसर लेने के लिए मनोवैज्ञानिक कारक उठाने हैं। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो बौद्धिक कारक उठाने हैं। अगर ये भी नहीं है तब जाकर के आपको पर्सनल कारकों की चर्चा करनी है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपको प्रभावित करने वाले कारक पूछ दे या शिक्षक या छात्र को, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारक ढूंढिएगा जो इनसे संबंधित हो। उसके बाद वो ना मिले तो ये वाले ढूंढिएगा, और तब दोनों ना रहे तब जाके इस पे आइएगा। और अगर मान लीजिए कूट में से आपको हटाना कि जो कारक अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले इन्हीं कारकों को हटाइएगा, फिर इनको और फिर जाकर के इनको। आज की क्लास में बस इतना ही।